आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे महाद्वीप और महासागरों का वितरण। लेसन का हमारा नाम है, फोर्थ लेसन है हमारी 11th की एनसीईआरटी में, और जिसमें हमने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ा वेगनर का। उसके बाद में उसके प्रत्यक्ष में प्रमाण पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कौन से प्रवाह बल का यूज़ किया है वेगनर ने बताने के लिए। फिर हमने पढ़ा कि उनके प्रवाह बल को ज़्यादातर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया कि नहीं, ये प्रवाह बल से इतने बड़े महाद्वीप विस्थापित नहीं हो सकते। इसके बाद में आगे चलकर संवहन धारा सिद्धांत आया 1930 में आर्थर होम्स ने दिया। फिर इसी को आगे चलकर हैरी हेस ने इम्प्रूव किया। तो संवहन धारा सिद्धांत ने एक पुष्टि दी वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, है ना, और इससे इसको और ज़्यादा बल मिला। इस सिद्धांत में महासागरों की जो तली है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि सबसे पहले तो तली में होता क्या क्या है, महाद्वीपीय सीमा क्या होती है, गहरे समुद्री बेसिन क्या होते हैं, महासागरीय कटक क्या होते हैं। फिर उन्होंने महासागर भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण भी बताया। इसी सिद्धांत के थ्रू हमें पता चला कि किस तरह से भूकंप और जो ज्वालामुखी है वो फैले हुए होते हैं। कौन से किनारों पे ज़्यादा भूकंप ज्वालामुखी आते हैं, पृथ्वी में किस जगह पे ज़्यादा आते हैं, कटकों के सहारे ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे महाद्वीप और महासागरीय जो प्लेटें हैं वो मिलते हैं वहाँ ज़्यादा आते हैं। इसके बाद में हमने अधः स्थल का विस्तार के बारे में कुछ मतलब टॉपिक्स पढ़े कि हाँ भाई, इन्होंने इन प्रमाणों की कि दोनों तरफ सेम चट्टानें, सेम आयु, सेम संगठन पाया जाता है। और उसके बाद में उन्होंने प्रमाण दिए कि जो महाद्वीपों की चट्टानें हैं वो तो संकुचित हो रही है और महासागर है जो फैल रहे हैं और किनारों पर जाके चट्टानों का विनाश हो रहा है। फिर आगे हमने शुरू कर दिया था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत 1967 में मैकेंजी और मॉर्गन ने दिया, और इन्होंने कहा कि जो हमारा स्थल मंडल है उसका ऊपरी भाग, जिसे हम बोलते हैं भूक्रस्ट, और मेंटल का ऊपरी भाग से मिलकर हमारा जो स्थल मंडल बनता है, वह स्थल मंडल जो है वो एस्थेनोस्फीयर पे तैर रहा है, वो प्लेट कहलाता है। ठीक है, और ये प्लेट की मोटाई अलग अलग होती है। यह महाद्वीपों में अलग होती है, महासागरों में अलग होती है। तो स्थल मंडल पर इसकी मोटाई होती है वो 5 से 100, मान लो 200 तक भी होती है, और महासागरीय भागों में मतलब अलग मोटाई होती है इसकी। ठीक है, तो यह प्लेट तैर रही है किस पे, दुर्बलता मंडल पे। ठीक है, अब इस प्लेटों में इसने 3 तरह के किनारे बताए कि प्लेटों के किनारे 3 तरह के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित, जो तो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने प्लेटें बताई थी कि पृथ्वी पर 7 मुख्य प्लेटें पाई जाती हैं और कुछ छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। तो 7 मुख्य प्लेटों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिकी प्लेट, फिर हमने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, फिर हमने पढ़ा था यूरेशियन प्लेट, फिर हमने पढ़ा था अफ्रीकी प्लेट। ठीक है, और इसके बाद में हमने पढ़ा था ये एक इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट पढ़ी थी। यहाँ पे इसने लिखा नहीं है शायद इसमें, है ना। और उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रशांत प्लेट पढ़ी थी, और प्रशांत प्लेट हो गई, और उसके बाद में हमने अंटार्कटिका प्लेट पढ़ी थी। ऐसे करके हमारी 7 प्लेटें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आज हम थोड़ी छोटी प्लेटें देखेंगे। इसमें जितनी दिखा रखे हैं वो मैं आपको दिखा भी दूंगी मैप में भी, और बाकी स्थिति ये लिख देगा, है ना। अगर दिखाएगा नहीं तो भी यह है स्थिति को लिख देगा। तो छोटी प्लेटों के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्न हैं। सबसे पहली है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। तो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत के साइड में यह प्लेट स्थित है। दिखाती भी जाती हूँ मैं साथ साथ। देखो, अमेरिका के एक साइड में तो है कौन सा महासागर, इधर तो अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। तो दोनों अमेरिकाओं के बीच वाला अमेरिका मध्यवर्ती अमेरिका, और ये कोकोस प्लेट है। मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में कोकोस प्लेट पाई जाती है। दूसरा है नजका प्लेट। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे देखो दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत के बीच में छोटी प्लेट पाई जाती है, उसे कहते हैं नजका प्लेट। तीसरी प्लेट पाई जाती है अरेबियन प्लेट। ऑब्वियसली हमारा जो अरब प्रायद्वीप है उसको ही हम अरेबियन प्लेट बोलते हैं। ये देखो इसमें दिखा भी रखा है, अरब प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, अरेबियन प्लेट बोलते हैं। फिर है फिलीपींस प्लेट। यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच की प्लेट है।
इसमें शायद नहीं दिखाई, हाँ दिखाई है। एशिया महाद्वीप तो वाला तो इधर आ गया और ये प्रशांत वाली प्लेट आ गई, तो इन दोनों के बीच में सी है, बीच अटकी हुई है फिलीपींस। जहाँ पे फिलीपींस द्वीप समूह है वहीं पे फिलीपींस प्लेट पाई जाती है ना। मोस्टली उस जगह के नाम से ही प्लेटों के नाम रखे गए हैं। कैरोलिन प्लेट, यह है न्यू गिनी प्लेट के उत्तर में फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। कैरोलिन भी द्वीप समूह में पाए जाते हैं, देखो ये रही फिलीपींस प्लेट के तो नीचे, और न्यू गिनी प्लेट के साइड में, यहाँ पे न्यू गिनी प्लेट भी है, तो यहाँ पे पाई जाती है कैरोलिन प्लेट, ठीक है। और इसके अलावा फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी प्लेट तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कौन सी प्लेट स्थित है, इसमें नहीं दिखाया है, तो आप वैसे ही देख लो कि ये तो है उत्तर पश्चिम और ये आएगा उत्तर पूर्व, तो यहाँ पे फ्यूजी प्लेट, यहाँ पे फ्यूजी द्वीप समूह पाए जाते हैं, उनके नाम पे ही ये प्लेट है। तो हमसे ना जो नेट के एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछी गई थी कोकोस प्लेट और नजका प्लेट, ये दोनों, क्योंकि ये नाम से पता नहीं चलती हैं ना, तो थोड़ा सा कोकोस प्लेट तो है मध्य अमेरिका में है और प्रशांत महासागर के साइड है, और नजका प्लेट है दक्षिणी अमेरिका में प्रशांत महासागर के साइड। कैरेबियन प्लेट है मध्य अमेरिका में ही है लेकिन अटलांटिक महासागर के साइड है। इसके अलावा अरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप पे पाई जाती है। कैरोलिन प्लेट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो कैरोलिन द्वीप समूह है वहाँ पे। फिलीपींस प्लेट फिलीपींस द्वीप समूह में, और ये अपनी जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, ये है ही। और अंटार्कटिका प्लेट नीचे हो ही गई। ये स्कोशिया प्लेट, इसने तो लिखा नहीं है स्कोशिया प्लेट, ये देखो ये रही, ये भी कई बार पूछी गई है हमसे। दक्षिणी अमेरिका के जस्ट नीचे स्कोशियन द्वीप समूह है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कोशिया प्लेट पाई जाती है, ठीक है। तो और एल्यूशियन प्लेट देखो ऊपर, एल्यूशियन द्वीप समूह है ना यहाँ पे, बेरिंग द्वीप समूह के पास में, वहाँ पे एल्यूशियन। और एक है जुआन डी का फ्यूका प्लेट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जुआन डी फ्यूका प्लेट। ये उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ साइड में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में है ना, मतलब नॉर्थ अमेरिका में प्रशांत महासागर की साइड में। और एंड्रियाज भ्रंश भी इम्पोर्टेंट थे, जुआन डी फ्यूका प्लेट से ही संबंधित है। आगे शायद ये दे भी देगा, सैन एंडियन भ्रंश कैसे बना है वो आगे दे भी देगा। तो आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर ये प्लेटें, अब मुझे लगता है आपको सारी प्लेटें याद हो गई होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं नजका कहाँ है, कोकोस कहाँ है, स्कोशिया कहाँ है, जुआन डी फ्यूका प्लेट कहाँ है और फिलीपींस प्लेट कहाँ है, तो आपके दिमाग में चित्र बन जाता होगा इनका, और बन जाना चाहिए। एक बार ये मैप कॉपी में बना लेना और अच्छे से इनकी स्थिति याद कर लेना, क्योंकि इस मैप में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमसे पूछ लिए जाते हैं। ग्लोब पर ये प्लेटें पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। ये कह रहा है कि जो ये प्लेटें हैं वो लगातार मूवमेंट करती रहती है। वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीप गतिमान है सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रही और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। अब जो मार्गन और मैकेंजी और मार्गन है, उन्होंने बता दिया कि भाई जो वैगनर ने कहा था कि महाद्वीप गतिमान है, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खिसक रहा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप खिसक रहा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, यह बात तो गलत है, जबकि पूरी प्लेट ही गतिमान है। और प्लेट कौन सी होती है, पूरा स्थलमंडल का जो ऊपरी ऊपरी भाग होता है ना, भूक्रस्ट और ऊपरी मेंटल, उसको मिला के मतलब 200 किलोमीटर तक का भाग जो है उसको मिलाकर प्लेट कहते हैं। और वो प्लेट गतिमान रही है, अलग अलग कालों में इसकी स्थिति अलग अलग थी। और चित्र 4.4 में जो मैंने कल आपको ग्लोब वाला चित्र दिखाया ना, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि आप देख सकते हो पहले ऐसी थी और अब पृथ्वी ऐसे हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चित्र 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दिखाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीप मिलकर एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्यमान था। ये तो हमें वेगनर ने बताया था कि शुरुआत में सभी महाद्वीप मिले हुए थे और एक ही पृथ्वी का टुकड़ा था, मतलब एक ही जैसे ये टुकड़ा पड़ा था, इसे इन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट मतलब पेंजिया कहा। यद्यपि बाद की खोजों से स्पष्ट हो जाता है कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण में बना था। इन्होंने ये कहा कि भाई पेंजिया भी जो था ना, वो पहले पेंजिया नहीं था, अलग अलग महाद्वीप के खंड चलायमान थे और ये सब आकर जब एक दिन मिल गए तो यह भूभाग क्या बना, पेंजिया बना, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। मतलब पेंजिया से पहले ये अलग अलग प्लेटों के हिस्से हुआ करते थे। पूरा चुंबकीय
मतलब पैलियोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीप के खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 तरह की सीमाएं बनी। अब हमने देखो प्लेट पढ़ लिया, प्लेटों का नाम पढ़ लिया और हमने ये पढ़ लिया प्लेटें मूवमेंट करती हैं। अब प्लेटों के 3 किनारे इन्होंने बताए हैं कि जो प्लेटों के किनारे हैं ना वो 3 प्रकार के, बाउंड्रीज मतलब किनारे ही होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो आप नाम याद कर लो, अपसारी किनारा या अपसारी सीमा, दूसरा है अभिसारी सीमा या अभिसारी किनारा, और तीसरा है रूपांतरित। 3 किनारे हैं, अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और रूपांतरित सीमा। अपसारी मतलब दूर जाना, अपमान कर देंगे तो क्या होगा, हम दूर जाएंगे। अभिसारी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब पास में आना। और रूपांतरित मतलब एक दूसरे के अगल बगल में से खिसक जाना। इस तरह से 3 किनारे होते हैं। सबसे पहले अपसारी सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तो एक नई परपट्टी का निर्माण होता है। इन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। यह वह स्थान जहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं इन्हें प्रसारी स्थान मतलब स्प्रेडिंग साइट कहा जाता है। और अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जहाँ से अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और तथा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। तो इन्होंने बताया है कि सबसे अच्छा उदाहरण हमारा जो अटलांटिक महासागर में कटक पाया जाता है वो है। तो सबसे पहले तो अपसारी सीमा देखो, ये है मध्य अटलांटिक कटक, मैंने कहा था ना ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। अपसारी सीमा होता है जहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना, वो अपसारी सीमा कहता है। ये कह रहा है कि जैसे ही प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी नीचे जगह आ जाएगी और इस जगह में जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होगा, नया लावा निकलेगा। स्क्रीनशॉट क्यों आ रहा है? नया लावा निकलेगा और नया लावा निकलेगा तो यहाँ पे नई चट्टान का निर्माण हो जाएगा। जहाँ भी कटक पाए जाते हैं वहाँ अपसारी सीमा पाई जाती है और नए चट्टानों का निर्माण होता है। तो अपसारी सीमा वाले स्थानों पे नई नई चट्टानों का निर्माण होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अपसारी सीमा, ठीक है। तो इसका उदाहरण इन्होंने दिया मध्य अटलांटिक कटक वाली जो सीमा है ये अपसारी सीमा है। इसमें देखो उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट से दूर हो रही है, एक दूसरे से दूर खिसक रही है ना। तो ये हो गई हमारी अपसारी सीमा। फिर है अभिसरण सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो वह स्थान जहाँ पे भूपरपट्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा कहलाती है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती धंसती है इसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। अभी क्या था, दूर जा रही थी उसे स्प्रेडिंग क्षेत्र कह रहे थे, प्रसारी क्षेत्र, प्रसार और प्रसारी क्षेत्र कह रहे थे। और इसे कहते हैं प्रविष्ठन क्षेत्र मतलब सबडक्शन जोन कहते हैं, क्योंकि एक सीमा दूसरी के नीचे खिसक रही है, इसमें विनाश होगा। अभिसरण 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच में, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में। तो सिंपल सी थ्योरी यहाँ समझ लो, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो कोई ना कोई सा किनारा दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जो भारी किनारा होगा वो नीचे धंस जाएगा या और हल्का किनारा ऊपर रह जाएगा, जिसमें वजन ज़्यादा होगा वो नीचे धंसने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इससे ही अभिसरण कहते हैं। अभिसरण मतलब मिक्सअप होना। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास में खिसकती है तो अभिसारी सीमा बनती है ना। और अभिसारी सीमा में जो क्षेत्र नीचे दब जाता है वह प्रविष्ठन क्षेत्र कहलाता है। और अभिसरण 3 प्रकार का हो सकता है। जब देखो एक अगर महासागरीय प्लेट होगी और एक महाद्वीपीय प्लेट होगी, जब ये एक दूसरे के पास आएंगी तो बताओ कौन सी, मान लो ये महासागरीय है और ये महाद्वीपीय है। अगर ये दोनों आ रही है एक दूसरे की तरफ तो कौन सी नीचे खिसकेगी, महासागरीय, क्योंकि महासागरीय प्लेट ज़्यादा हैवी होती है। दूसरा है 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में जो क्षेत्र होता है, जब 2 महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो कौन सा नीचे जाएगा, दोनों तरफ महासागर है तो जो महासागर बड़ा होगा वो नीचे चला जाएगा। और जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकेंगी तो क्या होगा, जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकेंगी तो जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, जो हल्का महाद्वीप है वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 तरह की सीमाएं अभिसरण सीमा में बनती हैं।
अब है रूपांतरित सीमा, जहाँ ना तो कोई तो अभिसरण सीमा में क्या हुआ, भूप्रपट्टी का विनाश हुआ क्योंकि नीचे धंस गई और वो जमीन खत्म हो गई, फिर से भूगर्भ के अंदर चली गई, ठीक है। और अपसारी सीमा में क्या हुआ, निर्माण हुआ क्योंकि जगह मिल गई और ज्वालामुखी आया, नए लावा का जमाव हुआ और नया धरातल बना, ठीक है। अब रूपांतरित सीमा क्या होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है, जहाँ ना तो भूप्रपट्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसे रूपांतरित सीमा कहते हैं। और इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में खिसक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाला तल है जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से विभिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट से अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। ये कह रहा है कि जब प्लेटें ना तो एक दूसरे के पास आती हैं ना ही एक दूसरे से दूर जाती हैं, बल्कि लंबवत रूप में एक दूसरे की तरह, एक दूसरे से अगल बगल में, मतलब एक प्लेट इधर से मूवमेंट कर रही थी, एक प्लेट इधर से मूवमेंट कर रही थी, तो टकराई नहीं और इसके बगल से होकर निकल गई। इस तरह से जो प्लेटें क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, जैसे ऐसे और यूँ निकल गई है ना, तो इसमें ना तो कोई चीज़ का निर्माण होगा और ना ही किसी चीज़ का विनाश होगा, है ना। इसे हम कहते हैं रूपांतरित भ्रंश। और रूपांतरित भ्रंश मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मध्य महासागरीय कटकों की लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर जरूरी नहीं है कि सेम ज्वालामुखी उद्गार और सेम घटनाएं होती रहे। यहाँ पे तो मान लो कटक और ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, पर ये जगह जरूरी नहीं है कि यहाँ भी सेम उसी तरह से मूवमेंट करें प्लेटें कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना, वैसे ही मूवमेंट करें, ये ज़रूरी नहीं होता। इस तरह से तीन सीमाएं हमारी होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको तीनों सीमाएं समझ में आ गए होगी, तीनों सीमाओं का क्या क्या प्रभाव होता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है तो मैं थोड़ा थोड़ा किश्तों में पढ़ा रही हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करके रख लें, लाइक कर दें वीडियो को। और जो भी आपके सजेशन हैं, जो भी आपके मतलब कन्फ्यूज़न रहती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कन्फ्यूज़न सबसे पहले दूर कर दी जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।